नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। आज का दिन भारतीय संगीत, कला और संस्कृति से जुड़ाव रखने वालों के लिए बेहद खास है। आज का दिन भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका की जयंती है। वो नाम जिसकी आवाज़ ने न सिर्फ असम बल्कि पूरे भारत और दुनिया को भी छुआ। भूपेन दास सिर्फ गायक नहीं थे, वे लोगों की धड़कन थे। उनके गीतों में करुणा थी, सामाजिक न्याय का संदेश था, एकता की पुकार थी। उन्होंने नाविकों, मजदूरों, किसानों, महिलाओं और वंचित तबकों की आवाज़ को सुरों में ढालकर देश भर तक पहुंचाया। उनके गीतों ने हमें याद दिलाया कि संगीत सिर्फ धुन नहीं बल्कि समाज बदलने की ताकत भी है। भूपेन दा ने असम की समृद्ध संस्कृति को पूरे भारत में पहुंचाया। उन्होंने असमिया, बंगा और हिंदी फिल्मों में अमर रचनाएं दी। उनकी आवाज़ में जो पीड़ा और आत्मीयता थी, उनके हर पीढ़ी को, दिल को छुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस खास अवसर पर एक विशेष लेख लिखा है। पीएम मोदी ने लिखा है कि भूपेन दा का जीवन हमें करुणा और विविधता में एकता की सीख देता है। उन्होंने कहा कि यह बहुत सुखद है कि इस वर्ष हम उनके जन्म शताब्दी वर्ष का आरंभ कर रहे हैं। भूपेन दा को उनके योगदान के लिए पद्म भूषण, पद्म विभूषण और दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है और अंततः उन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न भी प्रदान किया गया। भूपेन हजारिका भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज़, उनके गीत और उनके संदेश हमेशा जीवित रहेंगे। आज उनकी जयंती पर पूरा भारत उन्हें नमन कर रहा है। दिल्ली के लाल किले से चोरी हुए करोड़ों के कलश मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। क्राइम ब्रांच ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यूपी के हापुड़ से आरोपी को पकड़ा है। पूछताछ में उसने चौंकाने वाला खुलासा किया है। आरोपी ने बताया कि लाल किला परिसर से एक नहीं बल्कि 3 कलश चोरी किए गए थे। फिलहाल 1 कलश बरामद हुआ है, जबकि बाकी 2 की तलाश जारी है। क्राइम ब्रांच अब अन्य आरोपियों और 2 कलशों की बरामदी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। लाल किले जैसी ऐतिहासिक धरोहर से करोड़ों की चोरी ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि बाकी कलश कब तक मिल पाते हैं और पूरे गिरोह तक पुलिस कैसे पहुंचती है। के लिए अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु से पूछेंगे कि क्या ताज़ा अपडेट है, कहां पर इसको पकड़ा गया और आगे वो क्या और खुलासे करने वाला है। हिमांशु, अब मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी। हिमांशु, जो एक कलश चोरी हुआ था लाल किले से, इस पे क्या अपडेट है? कौन गिरफ्तार हुआ है, कहां से गिरफ्तार हुआ है, बताइए जरा। देखिए, आपको बता दें कि जो लाल किला परिसर में जो चोरी हुआ है 1 करोड़ का कलश, वो हापुड़ से बरामद कर लिया गया है और आरोपी जो है वो भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। और आपको बताएं कि जिस तरीके से वो कलश जो है धोती पहने एक शख्स झोले में डालकर ले गया था, ये पूरा एक सीसीटीवी फुटेज भी आया था। और कलश में देखिए 760 ग्राम सोना और 150 ग्राम हीरा और पन्ना, इसमें माणिक भी जड़े हुए थे। और देखिए, ये भी जानकारी मिली है कि 1 नहीं बल्कि 3 कलश की चोरी हुई। ये आरोपी ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। उसने बताया है कि 1 नहीं बल्कि 3 कलश चोरी हुए थे, जिसमें अभी 1 ही बरामद हुआ है। बाकी अन्य आरोपियों और 2 कलश की बरामदगी के लिए भी छापेमारी जारी है। यानी कि जो पहले जानकारी मिली थी कि 1 ही कलश चोरी हुआ है, अब ये पता चल रहा है कि 1 नहीं बल्कि 3 कलश चोरी हुआ था। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अभी सिर्फ 1 आरोपी पकड़ा गया है, बाकी 2 आरोपियों की, अन्य जो आरोपी इसमें हो सकते हैं शामिल, उनकी तलाश भी जारी है। और 2 जो कलश को भी बरामद किया जाएगा, उसके लिए भी छापेमारी जो है वो अभी चल रही है। और बता दें कि जिस तरीके से लाल किला परिसर के 15 अगस्त पार्क में, आपको बता दें कि जैन समाज का एक धार्मिक अनुष्ठान का ही कार्यक्रम था, जहां से सोने की पूरा जो कलश था 1 करोड़ जिसकी कीमत थी, वो चोरी हो गई थी। और जिसने चोरी किया था वो धोती पहना हुआ नजर आ रहा था। और कहीं ना कहीं ये भी बड़ा सवाल खड़े हो रहे थे कानून व्यवस्था को लेके। लेकिन इसमें बड़ी जानकारी यही है कि फिलहाल 1 आरोपी को पकड़ लिया गया है, हापुड़ से उसको गिरफ्तार किया गया है। बाकी अन्य आरोपियों की भी तलाश जारी है, छापेमारी चल रही है। और 2 कलश और जो चोरी हुए हैं, उनकी भी छापेमारी पुलिस कर रही है और बहुत जल्द इनका भी खुलासा कर दिया जाएगा। जी हिमांशु, जब एफआईआर दर्ज हुई थी तो उसके अंदर क्या 1 ही कलश का मेंशन था, 2 कलश, मतलब कि पूरे 3 कलश क्यों मेंशन नहीं था? ये अब जब चोर को पकड़ा गया तो चोर ही इसको क्यों खुलासा कर रहा है? क्या जैन समाज को पता नहीं था कि 3 कलश चोरी हुए हैं? देखिए, यही अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब एफआईआर जब दर्ज किया गया था पुलिस की तरफ से, तो उसमें 1 कलश का ही जिक्र था। लेकिन जब चोर को अभी पकड़ा गया और जब चोर से पूछताछ हुई, तो चोर ने ये खुलासा किया। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर 3 कलश की बात कहाँ से आई। तो ये पूरा जांच का विषय है। अभी पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है
उसके बाद ही बहुत जल्द जब पुलिस खुलासा कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या बड़ी जानकारी दी जाएगी तो सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये जो है पूरा ये चोरी किया गया। और ये भी जानकारी मिलेगी कई दिनों से जो ये चोर था वो आसपास वहां घूम रहा था, यानी कि पूरी एक प्लानिंग के तहत ये चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। यानी कोई अचानक से ये घटना नहीं हुई है, बल्कि इसके पहले से उसने रेकी किया, पहले से उसने प्लान बनाया, उसके बाद उसने इस घटना को अंजाम दिया। तो निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कैसे लाल किला परिसर में इस तरह की चोरी हो जाना, और वो भी ओम बिरला जो कि लोकसभा स्पीकर है वो मौजूद थे वहां, और ये सवाल खड़ा हो रहा है कि उनकी मौजूदगी में इस तरह की चोरी हो गई, जो कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। लेकिन फिलहाल अच्छी बात वो बस यही है कि एक चोर को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने, और अभी आगे औरों की भी तलाश जो है वो जारी है। हिमांशु, पर इसमें एक बात और सामने आ रही है कि कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश ज़रूर हो रही है, क्योंकि कलश चोरी होने के करीब 4 दिन के बाद एफआईआर हुई, और अब जबकि ये बड़ा खुलासा हुआ है कि टोटल 3 कलश थे, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ कोई ना कोई इसको छुपाने की कोशिश ज़रूर कर रहा है। बिल्कुल एकदम सही बात है। देखिए ये जो पूरी घटना थी वो 3 सितंबर को हुई थी, लेकिन पुलिस ने इसका खुलासा जब ये बताया तो वो कहीं ना कहीं उसमें भी थोड़ी देरी करी। मतलब चोरी जिस दिन घटना हुई थी उसी दिन पुलिस ने इसकी जानकारी नहीं दिया था, बल्कि कुछ दिन बीतने के बाद इसकी जानकारी मीडिया को पता चली। तो ये अपने आप में सवाल खड़ा हो रहा है, और वो भी पुलिस ने जब इसकी जानकारी दी, जब इसका सीसीटीवी फुटेज निकल के सामने आ गया, और जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने लगी, जब एफआईआर दर्ज हो गई, तब इसके बारे में पुलिस ने जानकारी दी। लेकिन उसके पहले पुलिस ने इस तरह की कोई भी घटना के बारे में नहीं बताया था। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि जब कहीं ना कहीं जब इन्वेस्टिगेशन होने के बाद, एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने इसका खुलासा किया है, तो क्या इसके पीछे कौन लोग शामिल हो सकते हैं, और क्या इसके पीछे किसी और भी लोगों का हाथ हो सकता है, ये एक इन्वेस्टिगेशन का पूरा मामला है। तो निश्चित तौर पर जब जांच होगी तो कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, और हो सकता है इसमें कई ऐसे लोगों का भी नाम निकल के आए जो कि चौंकाने वाले नाम हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो संवाददाता हिमांशु जो का साफ तौर पे कहना है कि ऐतिहासिक धरोहर के अंदर इतनी बड़ी सुरक्षा का चूक है, ज़रूर सवाल खड़े करती है अपने आप में। जम्मू कश्मीर के कुलगाम ज़िले से एक इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। पुलिस को आतंकियों के छिपे रहने की खुफिया सूचना मिली थी, जिसके बाद गुडार वन क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। लेकिन जैसे ही आतंकियों ने देखा कि उनकी घेराबंदी हो चुकी है, उन्होंने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बल भी फायरिंग कर रहे हैं। अभी तक वहां कितने आतंकी छिपे हैं इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। इधर आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एनआईए ने 5 राज्यों और जम्मू कश्मीर के 22 ठिकानों पर छापेमारी की है। एनआईए की टीम जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला, कुलगाम, अनंतनाग और पुलवामा जिलों में आतंकी साजिश से जुड़े मामलों की जांच कर रही है। यानी एक तरफ सुरक्षा बल एनकाउंटर में आतंकियों को जवाब दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ एनआईए देश भर में आतंक नेटवर्क की कमर तोड़ने की कोशिश कर रही है। और इस मामले में हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता निसार से बात करते हैं। निसार, क्या अपडेट आ रही है? जी देखिए, जिस तरह से जो साउथ कश्मीर का जो कुलगाम इलाका है, वहाँ पे आज सुबह तकरीबन 8:30 बजे के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस को एक मुसद्दिका इत्तला फराहम होती है कि वहाँ पे कुछ मिलिटेंट्स की मौजूदगी है। और जो ही उस जगह पे जो लुदल का एरिया है, वहाँ पे जो फॉरेस्ट रेंज है, वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंची, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ, एसओजी पूरी तरह से मुश्तरका तौर पर इस एनकाउंटर को वहाँ पे अंजाम दे रही है। अभी तक जो इसमें अपडेट्स आ रही है कि वहाँ पे 3 फौजी जवान जख्मी हो गए हैं, जिनमें एक आला अफसर भी, जेसीओ रैंक ऑफिसर भी शामिल है, जबकि एक मिलिटेंट को वहां पे जांबा किया गया है, जिसकी शिनाख्त आमिर डार बतौरी वो शुपाया, साउथ कश्मीर के शुपाया डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, जिसका ताल्लुक लश्कर तैयबा से बताया जा रहा है। और मजीद वहां पे ये भी अपडेट है कि वहां पे मजीद 3 मिलिटेंट्स छुपे हुए हैं, जिनको पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करने के लिए वहां पे बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया गया है। ये ऑपरेशन बढ़ भी सकता है इस लिहाज से क्योंकि घना जंगल है, वहां पे फॉरेस्ट एरिया है, नोमैड्स की घनी बस्ती है, वहां पे जो फॉरेस्ट रेंज होता है, वहां पे उस पहाड़ के अंदर मिलिटेंट्स ने गुफा बना के रखी होती है, जिनमें वो अक्सर बेशतर छुप जाते हैं। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस इस मूसलाधार बारिश के बावजूद भी, इसके बीच भी वहां पे एनकाउंटर अंजाम दे रही है। हालांकि चैलेंजेस भी काफी सामने है फौज के सामने, क्योंकि वहां पे घना जंगल है। उस घने जंगल में फौज को, मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरह से, जिस बहादुरी के साथ फौज वहां पे मुकाबला कर रही है, लड़ रही है,
है ये तारीफों के हकदार है। अभी तक इस एनकाउंटर में जो 3 जवान जो जख्मी हो गए थे, जिनको इलाज के लिए श्रीनगर के बेस कैंप मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पे बताया जाता है कि उनकी जो हालात है वो काफी बेहतर है। और साथ ही साथ ये भी बताता चलूं कि ये साउथ कश्मीर का वही डिस्ट्रिक्ट है, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट है, जहां पे इससे पहले भी पिछले महीने जो एनकाउंटर हुआ था, जिसमें तकरीबन 7 फौजी जवान शहीद हो गए थे, लेकिन 7 दिनों के बाद फिर उस एनकाउंटर को कंक्लूड करना पड़ा, क्योंकि एक पहाड़ी रास्ता वहां पे चुना था मिलिटेंट्स ने, वहां से भागने में वो कामयाबी उन्होंने हासिल की थी। और बता दें कि जिस तरह से जो वहां पे लोकल मिलिटेंट्स जाँ बाग हुआ है आज के एनकाउंटर में, वहां पे जो मजीद मिलिटेंट्स छुपे हुए हैं, जिनकी तादाद 3 बताई जाती है। सिक्योरिटी के जो तर्जुमान है उनके मुताबिक, जो खुफिया एजेंसीज है उनके मुताबिक, जिनका ताल्लुक बेशतर पाकिस्तान से बताया जाता है। एनकाउंटर अभी भी जारी है, दोनों तरफ से गोलियों का तबादला बड़े पैमाने पर जारी है और सिक्योरिटी फोर्सेस की यही कोशिश है कि जो वहां पे मिलिटेंट्स मजीद छुपे हुए हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। जी निसार, एक बात और देखने वाली है कि पुलवामा के बाद जो फौज की कार्रवाई है वो तेज़ हुई है और ये आतंकी लगातार जो घुसे हुए हैं उनको मार रही है हमारी सेना। तो और कितनी और कार्रवाई है जो अभी होनी है, और क्या क्या लगता है आपको कि कहाँ भी इस वक्त छुपे हो सकते हैं आतंकवादी? जी देखिए, जिस तरह से जब यहाँ पे 25 अगस्त को जब यहाँ पे बाढ़ आई थी, सैलाब आया था, बारिशें हुई थी, तो उसके बाद यहाँ पे जो NIA है, SIA है, जम्मू कश्मीर पुलिस की जो एजेंसीज है, उनको यहाँ पे इनपुट्स हासिल हुए हैं कि यहाँ पे तकरीबन 4 जगहों पे इन्फिल्ट्रेशन हुई है, दरअंदाजी हुई है, जिनमें कुठवा है, सांबा है, उड़ी है और टंगदार सेक्टर है। वहां पे किसी न किसी हद तक दरअंदाजी हुई है, जिन दरअंदाजियों के दौरान यहाँ पे तकरीबन 6 से लेकर 12 मिलिटेंट्स, जिनमें ज्यादातर तादाद पाकिस्तान की है, वो यहाँ पे दाखिल हुए हैं जम्मू कश्मीर के हदूद पे और मुख्तलिफ एरियाज में फैले हुए हैं। खासकर उन्होंने नॉर्थ कश्मीर के बारामुल्ला में वहां पे जगह ली है, साउथ कश्मीर के कुलगाम और पुलवामा में उन्होंने जगह ली है और उनको जो इनपुट सिक्योरिटी एजेंसीज को हासिल हो रही है। आज सुबह भी यहाँ पे NIA की टीम्स ने मुख्तलिफ जगहों पे तकरीबन 22 जगहों पे उन्होंने छापामार कार्रवाई का आगाज किया है, जिस दौरान उन्हें ये भी कुछ सबूत भी उन्हें हासिल हुए हैं। कुछ मशकूक अफराद जो होते हैं, जो मिलिटेंट्स के सपोर्टर्स होते हैं, जो मिलिटेंट्स जब यहाँ पे आते हैं पाकिस्तान की तरफ से, उनको यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फराहम करते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, उनको यहाँ पे खाने पीने की चीजें उनके लिए फराहम करते हैं। तो उनको उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और सिक्योरिटी फोर्सेस यही बता रही है कि 25 अगस्त के बाद यहाँ पे नेपाल के रास्ते से तकरीबन 1 दर्जन मिलिटेंट दाखिल हुआ है, जिनमें ज्यादातर तादाद पाकिस्तानी है और उन्होंने मुख्तलिफ यहाँ पे लोकेशन बना के रखी है, चाहे पीर पंचाल का इलाका हो, साउथ कश्मीर का इलाका हो, नॉर्थ कश्मीर का इलाका हो, इन 3 जगहों पे वो मुसलसल छुपे हुए हैं, जिसकी वजह से जो आज का एनकाउंटर यहाँ पे पेश आया है। यहाँ अगरचे इस एनकाउंटर में अभी तक एक लोकल मिलिटेंट जाँ बाग हुआ है, लेकिन जो मजीद वहाँ पे मिलिटेंट्स मौजूद हो सकते हैं, जिनकी तादाद जो यहाँ पे एजेंसीज बता। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ निसार, जिनका साफ तौर पे कहना है अभी जो एनकाउंटर है वो जारी है और जल्दी ही आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज कर लिया जाएगा। अमेरिका का हवाई राज्य इस समय एक बड़े खतरे की जद में है। श्रेणी 4 का शक्तिशाली तूफान किको हवाई द्वीप समूह की ओर बढ़ रहा है। राष्ट्रीय मौसम सेवा के मुताबिक शनिवार सुबह ये तूफान होनोलुलु से करीब 1200 मील दूर था और इसकी रफ्तार 130 मील प्रति घंटे दर्ज की गई थी। तूफान की दिशा पश्चिम उत्तर पश्चिम है और अंदेशा है कि रविवार तक ये बेग आइलैंड और माउई तक पहुंच सकता है। सोमवार देर रात से ये तूफान अपने चरम पर हो सकता है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कार्यवाहक गवर्नर सिल्विया लियूक ने आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है। उन्होंने निवासियों और पर्यटकों से अपील की है कि आधिकारिक दिशा निर्देशों का पालन करें और लगातार अपडेट पर नजर रखें। हालांकि रात की बात यह है कि मौसम विभाग का अनुमान है कि तट के करीब आते आते कीको कमजोर हो सकता है। यह श्रेणी 4 से घटकर पहले श्रेणी 2, फिर श्रेणी 1 और संभव है कि एक उष्णकटिबंधीय तूफान में भी बदल जाएगा, लेकिन खतरा अब भी बड़ा है। हवाई की इमरजेंसी एजेंसी ने कहा है कि अगर कीको ने अपनी ताकत बरकरार रखी तो राज्य को 3 दशकों में पहली बार किसी बड़े तूफान का सामना करना पड़ सकता है। याद दिला दें कि 1992 में आए तूफान इनिकी ने हवाई में भीषण तबाही मचाई थी और इसे अब तक का सबसे विनाशकारी तूफान माना जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास को आखिरी चेतावनी जारी कर दी है।
ट्रंप ने कहा है कि गाजा में बंधकों की रिहाई के लिए समझौता हमास को हर हाल में स्वीकार करना होगा। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, इजराइल ने मेरी शर्तें मान ली है, अब समय आ गया है कि हमास भी मान ले। ये मेरी आखिरी चेतावनी है, अगली बार नहीं दूंगा। उनके बयान के तुरंत बाद हमास ने कहा कि वो अमेरिकी पक्ष के विचारों के बाद बातचीत की मेज पर बैठने को तैयार है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले हफ्ते अमेरिकी दूत ने हमास को बंधकों और युद्ध विराम समझौते के लिए नया प्रस्ताव भेजा था, लेकिन इसके विवरण अभी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। याद दिला दें कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर बड़े पैमाने के दौरान 251 बंधकों को पकड़ लिया था, जिनमें से करीब 47 अब भी गाजा में होने की आशंका है। इधर गाजा में इजराइल का हमला और तेज हो गया है। पिछले 3 दिनों में 3 बड़े आवासीय टावरों को ध्वस्त कर दिया गया है। रविवार को गाजा सिटी का अल रोया टावर पूरी तरीके से जमींदोज हो गया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमास नागरिकों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि अब तक गाजा सिटी में 1 लाख से ज़्यादा लोग पलायन कर चुके हैं। तनाव बढ़ने के बीच इजराइल के भीतर भी आवाज़ें उठ रही हैं। कई प्रदर्शनकारियों ने नेतन्याहू सरकार से अपील की है कि गाजा पर कब्जे की योजना पर पुनर्विचार करे, क्योंकि इससे बंधकों की जान को खतरा हो सकता है। और क्या कुछ कर रहा है हमास, इस चेतावनी के बाद हमारे पास ज़्यादा बातचीत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे विदेश मामलों के एक्सपर्ट। उनसे बात करेंगे कि और जब अमेरिका ने चेतावनी दी है, इसके कितने दिनों के बाद हमास बंधकों को रिहा करेगा, और इसके बाद हम देखेंगे कि इस तमाम मामले के अंदर इजराइल का भी क्या रुख है। और हमारे साथ ज़्यादा बातचीत में संदीप चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत पर। धन्यवाद आपका। अमेरिका की आखिरी चेतावनी हमास को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से हमास पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है और अमेरिका का सख्त होना कहीं ना कहीं हमास का और ऐसे आतंकी संगठनों का जो पहले से आतंकवाद के लिए जाने जाते हैं उनके लिए मुश्किल हो सकती है। और अगर अमेरिका टाइट हो जाता है, जिस तरीके से अमेरिका धमकी दे रहा है, तो मुझे लगता है हमास को जो इस हमास जैसे जो आतंकी संगठनों को शरण देने वाले जो देश है उन सब के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। जी, लेकिन इस सारी बातचीत के पीछे पहले भी युद्ध विराम हुआ था इजराइल हमास के बीच, लेकिन फिर युद्ध चालू हो गया था, क्योंकि सवाल वही था पहले भी कि हमास ने अभी भी पूरे जो बंधक थे उनको रिहा नहीं करा था। अब क्या स्थिति आखिरी चेतावनी के बाद, क्या हमास वाकई इनकी बात मानेगा और बंधकों को रिहा करेगा? देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है अमेरिका की बात हमास मानेगा, अदरवाइज चीजें ज्यादा मुश्किल होती चली जाएंगी। और अमेरिका को कहीं ना कहीं आज उन चीजों को भी भुगतना पड़ रहा है जिस तरीके से जितने भी दुनिया के अंदर आतंकवादी संगठन खड़े हुए हैं उनको खड़े करने में कहीं ना कहीं जो प्रारंभिक एक पहल होती है, जो शुरुआत होती है, उसमें अमेरिका मदद करता है और बाद में जाकर वो चीज अमेरिका की गले की फांस बन जाते हैं। लेकिन हाँ, ये भी मैं मानता हूँ कि अमेरिका इतना समर्थ है। आपने देखा किस तरीके से ओसामा बिन लादेन का खात्मा उन्होंने अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आकर के किया। तो मुझे लगता है कि हमास कहीं ना कहीं झुकेगा और जो रिहाई करनी है जिनकी बंधकों की, उनकी रिहाई होगी। जी, एक बात और मैं आपसे जानना चाह रहा था कि इजराइल आपका क्या रुख है, क्या वो, जबकि ट्रंप कह रहे हैं कि इजराइल मेरी बात मान गया है, तो वो क्या बात है जो इजराइल मान गया है और हमास की तरफ आखिरी चेतावनी दे डाली अमेरिका ने? देखिए, जो इजराइल की बात मानने वाली बात आती है वो ये है कि इजराइल भी जो ऐसे कंट्री है उन पे लगातार अटैकिंग मोड में रहता है, हमले करता रहता है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका उनको ये समझा सकता है कि इजराइल अभी थोड़ा शांति से काम लेगा और शांति बरतेगा, तो मेरे ख्याल से एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाएगा जिसमें बंधकों की रिहाई आसान होगी। एक बात और देखने वाली है कि अमेरिका रशिया और यूक्रेन युद्ध रोकने में अभी तक नाकाम रहे हैं, तो अब उन्होंने इजराइल और हमास की तरफ रुख करा है, तो क्या यहाँ उनको सफलता प्राप्त होगी? देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है अगर आप रशिया और यूक्रेन का युद्ध देखेंगे तो वो एक अलग परिप्रेक्ष्य में है। रशिया एक बड़ी सुपर पावर है और रशिया कहीं ना कहीं यूक्रेन को तोड़ना चाहता है, क्योंकि ये कई कंट्री थे जो कभी रूस से टूट करके बने थे और रूस और पुतिन अपना वो जो उनका वर्चस्व है उसको कहीं ना कहीं स्थापित करना चाहता है। और कभी भी रूस अमेरिका के कहने से या किसी के मीडिएटर बनाने से कभी भी समझौता नहीं करेगा, आप जानते हैं। और ये बिल्कुल हमास वाला एकदम अलग मामला
आई है, क्योंकि इजराइल हमास के बीच चीज है, तो अमेरिका यहाँ पर सेटलमेंट करवा सकता है। और पिछले कुछ समय से डोनाल्ड ट्रंप का कहीं ना कहीं चीजों को रिलैक्स मूड में ले जाना या उनका कंप्रोमाइज करवा देना या युद्ध रुकवा देना, जिस तरीके से उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध की बात कही थी, तो वो पूरा एक मैसेज देना चाहता है। मेरे ख्याल से कोई नोबेल पुरस्कार जीतने की रेस में भी कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप का नाम चल रहा है। जी, एक बात और मैं आपसे जानना चाह रहा था, जो हमास है हमेशा एक ही काम करता है कि जो नागरिक है उनको अपनी ढाल के रूप में उनको आगे ले आता है, जिसकी वजह से जो आम नागरिक मारे जा रहे हैं और इल्ज़ाम आता है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर आम नागरिकों का भी उनको नुकसान हो रहा है। देखिए, बिल्कुल जितने ये आतंकवादी संगठन होते हैं एक तरीके से छापामार युद्ध करते हैं, धोखे से हमले करते हैं। आपको हिंदुस्तान की याद होगी जब हमारा प्लेन हाईजैक करके अफगानिस्तान के कंधार ले जाया गया था, तो कहीं ना कहीं ये लोगों को बंधक बनाने का, हाईजैक करने का, अचानक आपने देखा अभी आपके पहलगांव में जो हमला हुआ था वो किस तरीके से सडनली आतंकवादियों ने हमला किया था। तो ये इसी तरीके के ये युद्ध लड़ते हैं या कहीं इस तरीके के हमले करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे विदेश मामलों के एक्सपर्ट संदीप चौधरी जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हमास ज़रूर झुकेगा। We're in very deep negotiation with Hamas. We said let them all out right now, let them all out, and much better things will happen for them. But if you don't let them all out, it's going to be a tough situation. It's going to be nasty. That's my opinion. We're in very deep negotiation with Hamas. अब बात गुजरात विधानसभा के मानसून सत्र की। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने मौजूदा विधानसभा का 7वां सत्र बुलाया है। ये छोटा लेकिन बेहद अहम सत्र 8 और 9 और 10 सितंबर को गांधीनगर स्थित विधानसभा भवन में आयोजित होगा। 3 दिवसीय इस सत्र में प्रमुख विधायी चर्चाएं होंगी और सरकार कई अहम विधेयक सदन में पेश करेगा। सूत्रों के मुताबिक जीएसटी संशोधन विधेयक और कारखाना संशोधन विधेयक इस सत्र के मुख्य एजेंडे में शामिल हैं। वहीं विपक्षी कांग्रेस किसानों की समस्या, शिक्षा व्यवस्था में खामियां और ग्रामीण इलाकों में रुकी परियोजनाओं को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। खासतौर से अधिनियम, मानसून से फसल नुकसान का मुआवजा, सिंचाई सहायता और शिक्षकों की भारी कमी जैसे मुद्दे सदन में गूंज सकते हैं। मानसून सत्र का पूरा एजेंडा तय करने के लिए कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई गई है। यानी 8 सितंबर से गुजरात विधानसभा में सियासी गर्मी देखी जाएगी और जनता से जुड़े अहम मुद्दों पर सरकार और विपक्ष आमने सामने होंगे। बड़ी खबर मौसम की मार से। देश के कई शहरों में आसमानी आफत बरस रही है। कहीं नदियां उफना रही हैं तो कहीं शहरों में सैलाब उतर आया है। उत्तर प्रदेश में यमुना और गंगा खतरे के निशान पर बह रही है। मथुरा की सड़कों पर नावें चल रही हैं, जबकि प्रयागराज और वाराणसी में गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। हरियाणा और राजस्थान में भी हालात गंभीर हैं। उदयपुर और धौलपुर में सड़कें दरिया बन गई हैं। गुजरात के बनासकांडा और वलसाड़ में हालात बेकाबू हैं। मैदानी झील बन चुके हैं और रास्ते तालाब। पंजाब की स्थिति सबसे भयावह है। सभी 23 जिले बाढ़ से जूझ रहे हैं। अब तक 46 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2000 गांव पानी में डूबे हुए हैं और लाखों हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को गुरदासपुर का दौरा करेंगे और बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड और उड़ीसा में और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में अगले 24 घंटे तक भारी बारिश का अलर्ट है। बड़ी खबर भारतीय हॉकी से। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया है। बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले गए एशिया कप फाइनल में भारत ने साउथ कोरिया को 4-1 से हराकर चौथी बार एशिया कप का खिताब जीत लिया। इस शानदार जीत के साथ भारत ने 2026 में बेल्जियम और नीदरलैंड में होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। टीम इंडिया की इस ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने बधाई दी है। पीएम मोदी ने इसे भारतीय खेलों के लिए गर्व का पल बताया है और खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। हॉकी इंडिया ने भी खिलाड़ियों को इनाम देने का ऐलान कर दिया है। हर खिलाड़ी को 3-3 लाख और सपोर्ट स्टाफ को 1.5 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाएगी। मैच की बात करें तो भारत ने शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखा। पहले क्वार्टर में सुखजीत सिंह ने गोल दागा, फिर हाफ टाइम तक स्कोर 2-0 रहा। तीसरे और चौथे क्वार्टर में भी भारत ने गोल कर 4-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। भारतीय टीम की ये जीत न सिर्फ एशिया में दबदबे का सबूत है, बल्कि 2026 तक विश्व कप के लिए उम्मीदों का बड़ा पैगाम भी है।